गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक 12th क्लास की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से लिया गया है। आज हमारा टॉपिक है भारत पाक संबंध और भारत के साथ चीन के कैसे संबंध रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम नक्शे पर नजर डाल लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर स्थित है। जैसे कि मेरे पास ये भारत का ही नक्शा है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो यहाँ पे श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर स्टेट है और इधर ये पाकिस्तान की बाउंड्री है और यहाँ से पूरा इंडिया और इधर बांग्लादेश को मिलाते हुए इधर से ये पूरा अखंड भारत था। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण, उसकी टू नेशन थ्योरी के कारण मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया गया और हिंदुओं के लिए भारत रह गया। पाकिस्तान के भी दो हिस्से बने, एक ये पश्चिमी पाकिस्तान बना और एक ये पूर्वी पाकिस्तान बना जो आज के दिन बांग्लादेश है। समझे? तो इस तरह से अखंड भारत के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान के रूप में और एक भारत के रूप में। तो उसी समय से, जब से हमारे देश को आजादी मिली है, तब से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में कई ऐसे अनसुलझे विवाद हैं जो आए दिन दोनों देशों के में तनाव का कारण बनते हैं। सबसे पहला विवाद तो है जम्मू कश्मीर का। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है और इस इलाके को हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। या लगभग इतना इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है और ये है हमारा जम्मू कश्मीर जो भारत के कब्जे में है अभी। और यहाँ पर है सियाचिन का इलाका, ये भी भारत, कभी पाकिस्तानी इसके ऊपर अपनी सेना भेज देते हैं, वैसे ये भारत का ही इलाका है। और इधर है फिर अक्साई चीन का इलाका। इस इलाके को हम जब चीन के साथ संबंधों के बारे में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम सीमा विवाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीमा विवाद है। उसके बाद ये सियाचिन ग्लेशियर का मामला है और उसके बाद मामला है जो रन ऑफ कच्छ है। यहाँ पर भी इसमें सर क्रीक ने जो रेखा बनाई थी, वो जो बिल्कुल ये पानी है, खाड़ी है, इसके बीचों बीच होकर के जाती है, यहाँ से खाइए। तो इस रेखा के ऊपर भी काफी विवाद है। तो अगर हम बाउंड्री इश्यूज की बात करें तो जम्मू कश्मीर, सियाचिन और सर क्रीक रेखा या रन ऑफ कच्छ के ऊपर काफी विवाद है। बाकी वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में और भी बहुत सारे विवाद हैं। और फिर एक जो समस्या आई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के थी। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन अब यहाँ बांग्लादेश है। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया था और यहाँ पर ये पाकिस्तान रह गया था। तो आइए इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि पता ही है आपको, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। मुख्य तनाव रहा है सीमा विवाद। सीमा विवाद में मैंने आपको बताया है जम्मू कश्मीर की सीमा का विवाद। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसे भारत में भी धारा 370 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 35A के आधार पर काफी सारा स्पेशल दर्जा दिया गया था इसे। लेकिन आज के दिन धारा 370 नहीं है। अब जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है भारत में, उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। अब समस्या क्यों है वहां पर? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ये निर्णय लिया गया था कि कोई भी जो प्रोविंस है, उस समय लगभग 565 प्रोविंसेस थे, 565 रियासतें थी, रजवाड़े थे। तो वो 565 रजवाड़ों को ये कहा गया था कि वो जहां चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, चाहे तो भारत के साथ मिल जाए, और वो चाहे तो अपना अलग से स्टेटस भी रख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो मामला था, वहां का जो राजा हरि सिंह था वो एक हिंदू राजा था और वो न तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था न ही भारत में मिलना चाहता था। उसने इंडिपेंडेंट रहने का निर्णय लिया, लेकिन बहुत जल्दी ही पाकिस्तान की तरफ से कबालियों ने उस जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया और वहां का राजा हरि सिंह
भारत सरकार से मदद मांगने के लिए आया। तो भारत सरकार ने मदद इस आधार पर, इन शर्तों पर दी कि अगर वो भारत के साथ विलय करते हैं तो ही भारत जम्मू कश्मीर की मदद करेगा। तो फिर राजा हरि सिंह ने आश्वासन जो था, एक पत्र था, सहमति पत्र, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और उसके आधार पर जम्मू कश्मीर का इलाका है वो भारत को दे दिया। लेकिन उस समय तक पाकिस्तान की तरफ से आधी कश्मीर को घेर लिया गया था, लगभग आधा हिस्सा घेर लिया गया था। उस समय गलती ये रही कि उस समय के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समस्या को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए और वो एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और जो पाकिस्तान की तरफ जो इलाका रह गया था वो आज भी पाकिस्तान की तरफ है। गिलगित और बाल्टिस्तान का जो इलाका है वो आज भी पाकिस्तान की तरफ है और भारत उसके ऊपर अपना अधिकार जमाता है और पाकिस्तान उस जो अपनी तरफ जो जम्मू कश्मीर है उसको इंडिया अधिकृत जम्मू कश्मीर बताता है। लेकिन ये विवाद आज भी चल रहा है सीमा पार से। और दूसरा जो विवाद है वो सियाचिन ग्लेशियर का है। सियाचिन ग्लेशियर दोनों ही देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर को सबसे ऊंचा बैटलफील्ड भी घोषित किया गया है। तो वहां पर भी पाकिस्तान के जो सैनिक हैं आए दिन घुसपैठ करते रहते हैं। वहां पर डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर बर्फ पिघलती रहती है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं, जिससे पाकिस्तान की तरफ से भी भारत की तरफ से भी काफी जनहानि होती है। तो कई बार ये मामला उठा भी है कि जो सियाचिन में दोनों तरफ से फौजें हटा ली जाएं, लेकिन जब तक पाकिस्तान इस बात को नहीं मानेगा तब तक भारत को भी वहां पर अपनी फौज डिप्लॉय करनी पड़ेगी। तो सियाचिन का इलाका है दूसरा विवाद। तीसरा जो सीमा रेखा है वो सर क्रीक रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री निर्धारित की गई थी सर क्रीक के द्वारा, जिसे सर क्रीक रेखा के नाम से जाना जाता है। रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान हमेशा ही सर क्रीक रेखा का उल्लंघन करता रहता है। तो कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, सर क्रीक लाइन। तो सीमा विवाद में ये तीन जगहों की विवाद ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बात आती है नदी पानी विवाद। नदी पानी विवाद में हम सिंधु नदी के जल के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी जल तंत्र। सिंधु नदी जल तंत्र 6 नदियों से बनकर बनता है। वैसे पंचतंत्र भी कहते हैं। सिंधु नदी का देखिए आप, जैसे इंडस, झेलम और चिनाब, ये तो बहती है वेस्टर्न साइड में, और दूसरी है रावी, ब्यास और सतलुज, ये बहती है ईस्टर्न साइड में, यानी इनका ज्यादा भाग भारत की तरफ से है। और इंडस, झेलम और चिनाब जो नदी हैं उनका ज्यादा भाग पाकिस्तान की तरफ से है। इन सभी नदियों के पानी को सिंधु नदी जल तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो समस्या ये है कि जो ये नदियां ये निकलती तो सारी सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है और ज्यादातर नदियां जम्मू कश्मीर से निकलती हैं, लेकिन इनका पानी ज्यादा बहता है पाकिस्तान की तरफ। तो इस नदी पानी के बंटवारे के लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद रहा है, लेकिन इसका निपटारा कर लिया गया था। और 1960 में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के ऊपर एक जल संधि की गई थी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी और वो ये निर्णय लिया गया था कि 80% पानी इन नदियों का पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत को दिया जाएगा। तो ये था सिंधु नदी जल विवाद। अब आ गया था सीमा पार से आतंकवाद। हम इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि सीमा पार से आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, चाहे वो भारतीय संसद पर हमला हो, चाहे जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला हो, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे इधर मुंबई के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो। तो इन सभी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है और पाकिस्तान भारत के अर्थव्यवस्था को डामाडोल करने के लिए जहां भी उसको बन पड़ता है उस तरह की आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आता है और ये तनाव का बहुत बड़ा कारण है। अब बात आती है
सीमा पार से आतंकवाद, देखिए यहाँ पे लिखा भी है 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला किया गया, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, उसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ था, और जिसमें अजमल कसाब पकड़ा भी गया था, जिसको बाद में फांसी की सजा हुई थी। अब बात आता है कारगिल संकट से उत्पन्न तनाव। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दो बड़े युद्ध भी हो चुके हैं। 1965 का युद्ध, जिसमें पाकिस्तान ने पहले गुजरात के बॉर्डर पर आक्रमण किया और फिर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आक्रमण किया, और इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया था। और चीन और अमेरिका ने भी उस समय भारत का साथ नहीं दिया था, पाकिस्तान का साथ दिया था। और सोवियत संघ भी उस समय तटस्थ बना रहा था, जिसने किसी का भी साथ नहीं दिया गया था। तो उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि भारत एकदम से कमजोर पड़ गया था। बाद में बात आती है 1971 का युद्ध। 1971 में बांग्लादेश संकट के नाम से भी जानते हैं हम इस युद्ध को। तो 1971 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए थे, और जो पाकिस्तान की पार्टी थी, पश्चिमी पाकिस्तान की पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में वहां पे चुनाव जीत गई थी। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के दिन बांग्लादेश है, वहां पर मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग चुनाव जीती थी। लेकिन अवामी लीग को जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी ने मान्यता नहीं दी, और बांग्लादेश में जन आक्रोश भड़क गया, क्योंकि अवामी लीग जनता के द्वारा चुनी गई पार्टी थी। लेकिन उधर से फिर पश्चिमी पाकिस्तान ने दबाव डाला, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया 1971 में, और वहां पर जनता बहुत ज्यादा भड़क गई। लगभग 80 लाख के करीब बांग्लादेश के लोग भारत में शरण लेने के लिए अलग अलग निकटवर्ती राज्यों में पहुंचने लगे, जिससे कि भारत के ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा। तो इस तरह से भारत को इस युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ा, और इस लड़ाई ने अंततः युद्ध का रूप ले लिया। भारत ने बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और ढाका को 3 तरफ से भारत ने घेर लिया, जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी को घुटने टेकने पड़े। 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इस युद्ध में भारत की बड़ी विजय हुई। बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और बाद में इसका फिर समझौता हुआ, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये था 1971 का युद्ध या बांग्लादेश का निर्माण। आगे हम बात आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण समझौते कौन से हुए। एक तो समझौता हुआ है कराची समझौता, जो 1949 में ही हो गया था, जब पाकिस्तान ने कबालियों के द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करवाया था। तो उसके बाद 1949 में कराची में एक समझौता हुआ था, जिसमें सीज फायर की बात की गई थी कि दोनों तरफ से सीज फायर का पालन किया जाएगा, और सीज फायर का उल्लंघन कोई भी देश पहले नहीं करेगा। उसके बाद बात आती है दिल्ली पैक्ट। ये लियाकत अली और नेहरू जी के बीच समझौता हुआ था 1950 में। इस समझौते में दोनों देशों के बीच शरणार्थी संपत्ति और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, और बहुत सारे समझौते हुए थे। फिर समझौता हुआ सिंधु जल नदी 1960 में। सिंधु और उसकी नदियों के पानी के बंटवारे के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था, जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को देने की बात हुई थी और 20% पानी भारत को देने की बात हुई थी। लेकिन जब पाकिस्तान बार बार भारत के ऊपर आक्रमण करता है, बार बार, जैसे 2016 में भी किया, छुटपुट घटनाएं, उरी अटैक, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो फिर भारत ने भी 2016 में कहा था कि ब्लड एंड वाटर एक साथ नहीं बह सकते, ब्लड एंड वाटर कुड नॉट फ्लो टुगेदर। तो इसलिए फिर पाकिस्तान को चेत जाना चाहिए कि हम इस समझौते का भी, सिंधु नदी तंत्र के समझौते का भी हम पालन नहीं करेंगे, अगर इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती रही तो। फिर बात आती है ताशकंद समझौता। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था,
उसके बाद 1966 में 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच समझौता हुआ कि तनाव को पूरी तरह से कम किया जाए और दोनों तरफ से शांति बनाए रखी जाए। अंडरस्टैंड। अब आगे बात आती है शिमला समझौता। शिमला समझौता जो 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उसके बाद शांति बहाली के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच समझौता हुआ था और इसमें कहा गया था कि भारत पाक युद्ध के बाद विवादों को खत्म करने के लिए इसमें समझौता हुआ था, लेकिन भारत ने उस युद्ध में बांग्लादेश को नैतिक समर्थन भी दिया, भौतिक समर्थन भी दिया। इस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो ज्यादातर हिस्ट्री, इतिहास भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का ही रहा है। अब स्थिति और भी ज्यादा आए दिन आतंकवादी हमलों के द्वारा खराब होती चली जा रही है। बार बार समझौते करने की भी कोशिश की गई है। जैसे भारत में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर में बस समझौता कर रहे थे कि बस सेवा चालू की जाए, समझौता एक्सप्रेस चालू की जाए, ट्रेन चालू की जाए, लेकिन उसी दौरान दूसरी तरफ पाकिस्तान कारगिल में अटैक के प्लान बना रहा था। तो क्या इस तरह से एक तरफा समझौतों से बात नहीं बनती है। बाद में भी फिर कुछ समय के लिए बस सेवा को रोक दिया गया, ट्रेन सेवा को भी रोक दिया गया, लेकिन फिर से चालू कर दी गई कि कम से कम तनाव को कम किया जाए और दोनों देशों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए। जब इमरान खान पार्टी सत्ता में आई पाकिस्तान में, तो ये आशा की जा रही थी कि पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे होंगे। करतारपुर कॉरिडोर भी खोला गया इसी दौरान, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी आतंकवादी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा है। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आए दिन खटास आती रहती है। अंडरस्टूड। तो अब हमने भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पढ़े। किसी और वीडियो में हम धारा 370 के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। आइए तो आगे भारत और चीन के रिश्तों के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत और चीन में चांग काई शेक की सरकार थी 1949 से पहले। वो लोकतंत्र का समर्थन करने वाली सरकार थी, लेकिन 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में वहां पर क्रांति की गई। उसे माओवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 1949 में माओवादी क्रांति के माध्यम से वहां पर चीन में साम्यवादी सरकार का गठन किया गया और साम्यवादी सरकार को मान्यता देने वाले देशों में भारत अग्रणी रहा है। यानी कि चीन की जो साम्यवादी सरकार है आज के दिन, उसको मान्यता भारत की पहल पर बाकी देशों ने भी धीरे धीरे देना शुरू किया। अमेरिका ने उसकी इस क्रांति का बहुत ज्यादा विरोध किया था। अब बात आती है कि भारत और चीन के संबंध कैसे रहे हैं। देखिए, चीन में 1949 से साम्यवादी सरकार है, लेकिन भारत में लोकतंत्रात्मक सरकार है। तो विचारधारा का ही अंतर है। साम्यवादी सरकार की विचारधारा अलग होती है, लोकतंत्र की विचारधारा बिल्कुल अलग होती है। लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के भरसक प्रयास किए गए थे। खासकर नेहरू के शासनकाल में तो चीन को बहुत बड़ा अपना दोस्त माना जाता था। इसीलिए नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। तो 1954 में पंचशील का सिद्धांत भी लागू हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को नेहरू और चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे कहते हैं पंचशील का समझौता, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पंचशील का समझौता कहा जाता है, जो 29 अप्रैल 1954 को चाउ एन लाई और नेहरू जी ने
संयुक्त रूप से माना था। उस समझौते में क्या कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का पालन करेंगे और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, परस्पर युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता का परस्पर लाभ लेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखेंगे। ये सारे सिद्धांत चाओ एन लाई जो प्रमुख थे चीन के और जो भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके बीच में 1954 में हुआ था। हालांकि इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चेताया था, नेहरू जी को पत्र लिखकर भी चेताया था कि चीन की मंशा सही नहीं है, चीन विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन नेहरू जी को चीन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, इसलिए तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था और चीन के बॉर्डर पर तो सेना भी नहीं तैनात की गई थी, उनकी रखवाली के लिए भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, क्योंकि नेहरू जी को विश्वास था कि हमें चीन की तरफ से कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये विश्वास धूमिल हो गया। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो ये विश्वास पूरी तरह से धूमिल हो गया था। अब बात आती है भारत और चीन के बीच तनाव के कारण। भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा तनाव का कारण शुरुआत में रहा तिब्बत की समस्या। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन चीन हमेशा ही उसके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखता है। चीन ने 1950 में तिब्बत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, उसका तिब्बत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। फिर 1959 में 31 मार्च 1959 में तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वहां के गुरु का नाम है, पद का नाम है। 31 मार्च 1959 को तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा ने अपने काफी सारे फॉलोअर्स के साथ भारत से शरण मांगी। भारत ने उनको शरण दे दी और आज भी धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है धर्मशाला, वहां पर तिब्बती शरणार्थियों की बहुत बड़ी बस्ती है। आपने दिल्ली में भी देखी होगी तिब्बती शरणार्थियों की एक काफी बड़ी मार्केट है। तो बहुत सारे तिब्बत के लोग वहां से आकर के भारत में शरण लेने लगे। चीन ने कहा कि तिब्बत के जो शरणार्थी हैं दलाई लामा को हमारे सुपुर्द कर दो। भारत ने कहा कि ये हमारी आन के खिलाफ है, क्योंकि हम बाहर से आए हुए किसी भी शरणार्थी को धक्के मारकर बाहर नहीं निकालते। इससे चीन भारत से बहुत ज्यादा नाराज हो गया और चीन ने इसे भारत की तरफ से चीन में के आंतरिक मामलों में घुसपैठ बताया। और इसी दौरान चीन ने 1957 से 1959 के बीच में अक्साई चीन पर अपना कब्जा कर लिया। अभी मैंने मैप में थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जम्मू कश्मीर का जो राइट वाला इलाका ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ वो अक्साई चीन का इलाका है और लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया और वहां पर सड़क बना दी, जो कि आज के दिन भी चीन और भारत के बीच तनाव का कारण है। चीन उसके ऊपर अपना अधिकार दिखाता है, जबकि भारत उसके ऊपर अपना अधिकार दिखाता है। भारत और चीन के बीच में जो लक्ष्मण रेखा जिसे कहते हैं वो है मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन को जो बांटती है वो है मैक-मोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रिक रेखा, भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैक-मोहन रेखा, लेकिन चीन इस मैक-मोहन रेखा का कभी भी पालन नहीं करता। और दूसरी बात, और जहां भी झगड़े हैं चीन के बारे में, एक बार फिर से मैप देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ये तिब्बत का इलाका है। तिब्बत इधर, ये मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा पठार है तिब्बत। ये अपना एक स्वायत्त राज्य है, लेकिन चीन हमेशा ही इसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। जब तिब्बत के धार्मिक गुरु ने भारत से शरण मांगी तो यहाँ पर है धर्मशाला। यहाँ पर धर्मशाला में तिब्बत के गुरु दलाई लामा को शरण दे दी भारत ने
और अगर हम बाउंड्री इशू देखें तो एक तो ये इशू है अक्साई चीन का इलाका, और यहाँ पर डोकलाम जो सिक्किम की तरफ से यहाँ पर जो इलाका है, जो भी पीछे चर्चा में था, डोकलाम का इलाका, यहाँ भी पाकिस्तान चीन हमेशा ही घुसपैठ करता रहता है, कभी रोड बनाने लग जाता है, कभी सेना की घुसपैठ बढ़ा देता है। और तीसरा जो बाउंड्री इशू है हमारा, वो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश में भी चीन आए दिन घुसपैठ करता रहता है, और 1962 के युद्ध में तो अरुणाचल प्रदेश के काफी इलाकों में चीन ने अपनी दावेदारी दिखा दी थी। चीन काफी अंदर तक उस लड़ाई में यहाँ पर घुस आया था। तो ये है चीन और भारत के बीच जो समस्या है कि अक्साई चीन। अक्साई चीन, चीन मतलब चीन देश से नहीं है, चीन का मतलब होता है ग्लेशियर। ये अक्साई चीन का इलाका है, और ये इलाका हमारा सिक्किम के आसपास का, भूटान के आसपास का इलाका है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, और एक समस्या हमारी तिब्बत के लिए है। तो इस तरह से चीन और भारत के बीच में बाउंड्री इश्यूज हैं। और अब एक और बाउंड्री इशू, यहाँ से चीन जाते हुए जो पाक अधिकृत कश्मीर है, यहाँ पर सी पैक बना रहा है। सी पैक, सी पैक का मतलब है चाइना पाक कॉरिडोर। अगर चीन को यहाँ से रोड बनाने की इजाजत मिल जाती है तो फिर यहाँ से सीधा वो पाकिस्तान के साथ संपर्क में, और इधर से अफगानिस्तान के संपर्क में बाय रोड आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये विवादित है, इसलिए भारत ने इसके ऊपर स्टे ले रखा है ये रोड ना बनने के लिए। तो सी पैक के माध्यम से भी चीन और पाकिस्तान आपस में साठगांठ करते रहते हैं, और इधर अक्साई चीन में चाइना ने कब्जा कर रखा है, इधर अरुणाचल प्रदेश में भी घुसपैठ करता रहता है, इधर सिक्किम के इलाके में भी घुसपैठ करता रहता है, और आजकल तो नेपाल यहाँ है, नेपाल के लोगों को भी चीन भड़काता रहता है भारत के खिलाफ। अंडरस्टूड? तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने तिब्बत की समस्या, चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में, और चीन ने फिर अपने आप ही सीज फायर भी कर दिया था। भारत के जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जो इलाके घेरे थे उनको छोड़ दिया था, लेकिन जो अक्साई चीन का इलाका है वो तो 1957 से 1959 के बीच में चीन घेर चुका है। अब बात आती है सीमा विवाद। नेफा, नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया एजेंसी। ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, और अक्साई चीन के बारे में मैं आपको अभी भी बताया है। ब्रह्मपुत्र नदी पानी का विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी जिसको होंग हो कहा जाता है चाइना में, वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और असम के इलाके को, और फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो चीन वहां पर 10 बड़े बड़े बांध बनाने की परियोजना बना रहा है। अगर चीन ने वहां पर बांध बनाकर पानी रोक दिया तो भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन ये काम चीन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने से भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी काफी नुकसान होगा, या तो बाढ़ आएगी या तो सूखा पड़ेगा। तो इस वजह से बांग्लादेश के साथ चीन बहुत अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, ताकि वहां से वो अन्य देशों के ऊपर भी अपना स्पाई रख सके। तो इस तरह से भारत और चीन के संबंध कभी नरम रहे हैं तो कभी गर्म रहे हैं। हालांकि दोनों देशों की विचारधाराएं बिल्कुल ही अलग अलग हैं। नेहरू के काल में कुछ हद तक ये ठीक रहे थे, लेकिन नेहरू के जीते जी ही चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। मित्रता का जो ढोंग रचा था उसे एकदम से दुनिया के सामने रख दिया था। अब बात आती है सौहार्दपूर्ण रिश्तों के प्रयास। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया 1962 में, तो उसके बाद तो भारत को बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीयों के पास, बेचारों के पास कुछ भी सेना के हथियार नहीं थे, और भारत सरकार तो बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकती थी कि चीन की तरफ से भी आक्रमण हो सकता है। हालांकि कई नेताओं ने नेहरू जी को चेताया भी था, लेकिन नेहरू जी को चीन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, इसलिए उधर कोई भी शक्ति नहीं बढ़ाई थी। इससे नेहरू जी का बहुत ज्यादा आलोचना हुई विश्व स्तर पर, और कृष्णन मेनन जो कि रक्षा मंत्री थे उस समय के, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बहुत सारे सेनाध्यक्षों को भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इस युद्ध में भारत की करारी हार हुई थी।
और फिर इस समय के बाद से ही भारत के लोकतंत्र में, भारत की जनता में कांग्रेस के प्रति खटास आनी शुरू हो गई थी। तो उस दौरान फिर जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी दो धड़ों में बट गई। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी एक तो वो बनी जो सोवियत संघ की रणनीति मानने वाली थी, और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो कि चाइना के तर्ज पर चलने वाली थी। तो इस तरह से जो चाइना युद्ध था उसका असर हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा, उसमें भी दो फाड़ हो गई। तो अब बात आती है कि सौहार्दपूर्ण रिश्तों के प्रयास कब कब किए गए। 1962 के युद्ध के बाद 1976 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई। फिर 1988 में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी चीन के दौरे पर गए और जो समस्याएं थी उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। इसी तरह से दिसंबर 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग ने भारत की यात्रा की और जो पंचशील के जो समझौते थे उन्हें दोबारा से दोहराने की अपील की। फिर बात आती है चीन के राष्ट्रपति की 1996 की भारत यात्रा के दौरान पंचशील को उन्होंने दोहराया था। तो इस तरह से अभी 2016 में भी शी जिनपिंग चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे और दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध बनने की तरफ कदम बढ़े थे। लेकिन इसी दौरान चीन की तरफ से डोकलाम में रोड बनाने का प्रयास तेज कर दिया गया। तो चीन कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा घुसपैठ करता रहता है, जिससे कि थोड़े बहुत जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है वो फिर से बिगड़ जाता है। लेकिन दोनों ही बड़े देश हैं। ये दोनों देश की अगर जनसंख्या मिला दी जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 35% ये जनसंख्या ये देश कवर कर लेते हैं। तो विश्व राजनीति में भी ये दोनों ही देश बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब इस चैप्टर में से हमारा छोटा सा एक टॉपिक और रहता है कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति। जैसे पहले विदेश नीति हमेशा ही समय और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति, जैसे पहले हमने पंचवर्षीय योजनाओं में भी देखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, लेकिन अब 1990 के बाद से भारत में खुले द्वार की राजनीति है, लिबरलाइजेशन पर जोर दिया गया है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी बदल चुके हैं। सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, अमेरिका एकमात्र बड़ी शक्ति बच गया है और दूसरी तरफ से चीन भी अपने जो आसपास के जो इलाके हैं, जो दक्षिण एशिया के इलाके हैं, उनको प्रभावित करने की जब तब कोशिश करता रहता है। तो उसके आधार पर भारत भी अपनी विदेश नीति को संचालित कर रहा है। थैंक यू। आई होप आपको तीनों वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और ये चैप्टर आपका चौथा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इम्पोर्टेंट काफ़ी सारी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने बताई हैं लेकिन यहाँ लिखी नहीं गई हैं ड्यू टू लेस स्पेस। तो बताई गई बातों को भी एक बार ध्यान से सुनना और उनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।